गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इडूशाला में। इस वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल एससी द्वारा पूछे गए सारे एग्जाम में जितने भी कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन थे इसको यहाँ पे हम लोग कंप्लीट करेंगे और ये बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है आपके लिए। तो आप लोग इसको कई बार देख लीजिएगा। यहाँ से आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होंगे, सारे के सारे आप लोग बना लेंगे एग्ज़ाम में। तो चलिए फिर इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो मिलता रहे। साथ ही वीडियो को लाइक किया कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर है कंप्यूटर एक परिचय। तो इससे संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन के आधार पर कंप्यूटर का एक प्रकार नहीं है? तो यहाँ पे सी हो जाएगा, सी नहीं है। डिजिटल, हाइब्रिड, एनालॉग ये सभी हैं। तो देखा जाए तो तकनीक की दृष्टि से देखा जाए तो कंप्यूटर दो प्रकार के होते हैं, एक एनालॉग कंप्यूटर होता है और दूसरा डिजिटल कंप्यूटर होता है। तो एनालॉग कौन सा कंप्यूटर है? तो ऐसे कंप्यूटर भौतिक परिणामों के निरंतर संसाधन के लिए बनाए जाते हैं। जो एनालॉग होते हैं ये भौतिक परिणामों के निरंतर संसाधन के लिए बनाए जाते हैं। और इस कंप्यूटर के प्रयोग का उदाहरण कहाँ मिलता है? विद्युत गृहों में देखा जाता है, जहाँ तापमान, वोल्टेज, करंट रीडिंग पर नियंत्रण रखते हैं। जिससे डिजिटल कंप्यूटर कौन होते हैं? ऐसे कंप्यूटर 0 और 1 की डिजिटल तकनीक का प्रयोग करते हैं और अन्य तकनीकों की तुलना में इसका जो तकनीक है ये तीव्र गति से शुद्ध परिणाम देता है। तो ये डिजिटल है। हाइब्रिड जो हो जाएगा इन दोनों के, एनालॉग तथा डिजिटल दोनों तरह के कंप्यूटर का कार्य करने में सक्षम होता है। ये हाइब्रिड है, दोनों का मिश्रण होता है। नेक्स्ट अब देखेंगे, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को कंप्यूटिंग के जनक के रूप में जाना जाता है? तो ये चार्ल्स बेबेज को, ठीक है, चार्ल्स बेबेज को जाना जाता है। 1837 में इन्होंने विश्लेषणात्मक इंजन की अवधारणा दिया, जिसकी वजह से इनको कंप्यूटिंग का पिता माना जाता है। कंप्यूटर के जन्मदाता ये चार्ल्स बेबेज ही हैं। किसे आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है? तो ये चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है आधुनिक कंप्यूटर का जनक। अब नेक्स्ट देखते हैं कंप्यूटर का विकास से संबंधित। तो पारंपरिक कंप्यूटर CRT मॉनिटर होते थे। तो CRT का मतलब क्या है? तो इसका अर्थ होता है कैथोड रे ट्यूब, ठीक है, कैथोड रे ट्यूब होता है। अब आगे देखते हैं, ये भी जान लीजिए टेलीविजन सेट पर CRT को आमतौर पर पिक्चर ट्यूब भी कहा जाता है। पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में किसका प्रयोग करते थे? तो पहली पीढ़ी की जो कंप्यूटर होते थे उसमें निर्वात नलिकाओं, वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग करते थे। इसको देख लीजिए, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी जो थी इसकी शुरुआत 1946 में ENIAC नामक कंप्यूटर के निर्माण से हुआ था। और इसके लक्षण क्या थे? निर्वात नलिकाओं का प्रयोग होता था, पंच कार्ड पर आधारित होती थी और संग्रहण के लिए चुंबकीय ड्रम का इसमें प्रयोग किया जाता था। तो ये सभी प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे इसके लक्षण थे, ठीक है। जहाँ पे ज़रूरत होगा आपको डिस्क्रिप्शन एलोबरेट कर दिया जाएगा। चलिए आगे है, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी जो है ये प्रथम को ट्रांजिस्टर पर आधारित थी। तो पहली पीढ़ी हम लोग ने देखा, अब दूसरी पीढ़ी जो है कंप्यूटर में, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में निर्वात ट्यूब की जगह क्या यूज किया जाता है? ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता है और ये सस्ता और बिजली की कम खपत करता था। वैक्यूम ट्यूबों की तुलना में यह अधिक विश्वसनीय और तेज था। कंप्यूटर माउस, माउस का आविष्कार किसने किया है? तो ये डगलस एंगलबर्ट के द्वारा किया गया था 1960 में, ठीक है। अब आगे देखते हैं, भारत में प्रथम कंप्यूटर कहाँ प्रतिस्थापित किया गया था? तो ये सबसे पहले इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता में, ठीक है, कोलकाता में ये 1952 में, ठीक है। तो 1952 में भारत में कंप्यूटर युग की शुरुआत भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में की गई थी। इस ISI में स्थापित होने वाला पहला जो एनालॉग कंप्यूटर था ये भारत का प्रथम कंप्यूटर था। तो ये कलकत्ता में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट है कैलकुलेटर, किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य पद्धति पर कार्य करता है? तो ये डिजिटल कंप्यूटर पे कार्य करता है।
और ये कंप्यूटर एक प्रकार की गणितीय गणना करता है। निम्न में से कौन एक 2018 में स्थापित भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर था? तो ये 2018 के अनुसार उस समय प्रत्यूष था। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि अभी लेटेस्ट कौन सा सुपर कंप्यूटर है भारत का। नेक्स्ट देखेंगे 3G, 4G और 5G की मोबाइल प्रौद्योगिकी श्रृंखला में जी का क्या अर्थ है? तो जी का अर्थ क्या होता है? जनरेशन। ठीक है, जनरेशन से संबंधित है। जब भी किसी फ़ोन में नई तकनीक आती है तो उसे नेक्स्ट जनरेशन स्मार्टफोन कहा जाता है। जैसे नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसका वर्जन अपग्रेड कर दिया जाता है, और इस टेक्नोलॉजी के बदलाव के साथ साथ नए आने वाले फ़ोन में भी काफ़ी बदलाव हो जाता है। तो ये जी का मतलब जनरेशन से है। नेक्स्ट है, कौन सा कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करने से मुख्यतः संबंधित है? तो ये हाइब्रिड है। ठीक है, हाइब्रिड है। 1943 में JW मॉचली और जे प्रेस्पर इकर्ट द्वारा बिना किसी भी यांत्रिक हिस्सों के बनाए गए पहले कंप्यूटर को क्या कहा गया? तो ये ENIAC कहा गया। तो ENIAC जो है इनके द्वारा बनाया गया था, और ये बिना किसी भी यांत्रिक हिस्से के बनाया गया था। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या? ENIAC जो है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। 1943 में इसकी शुरुआत करने का अधिकार इनको प्राप्त हुआ था। कंप्यूटरों की दूसरी पीढ़ी किस दौरान देखी गई थी? तो ये 1956 से 63 के दौरान देखी गई थी। तो द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में निर्वात ट्यूब के स्थान पे हल्के और कम विद्युत खपत करने वाले ट्रांजिस्टर डिवाइस का प्रयोग किया जाता था, जिसका आविष्कार किसने किया था? विलियम शाक्ली और जॉन बर्दिन और वाल्टर ब्रैटेन ने किया था। नेक्स्ट अब देखेंगे तीसरी पीढ़ी के। तो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का जो है ये 1965 से 1971 के बीच जो है तीसरे पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रयोग शुरू हुआ था। और इसमें क्या था? इसमें एकीकृत परिपथ या आईसी का इस्तेमाल किया गया था। भारत का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष IITM में स्थापित किया गया था। तो ये पुणे में, ठीक है, पुणे में स्थापित किया गया था। वह कौन सा नियम है जो बताता है कि प्रोसेसर की गति या कंप्यूटर की समग्र प्रसंस्करण शक्ति प्रत्येक 2 वर्ष पर ये दुगनी हो जाती है? तो ये कौन सा, इसमें बताना है कौन सा नियम है? तो ये मूर का नियम है। बी है इसका आंसर, मूर का नियम है। तो ये देख लीजिए इसको। इंटेल के संस्थापक गार्डर मूर ने सबसे पहले कंप्यूटर की प्रसंस्करण शक्ति का बारीकी से अध्ययन किया था, और उन्होंने कहा था कि आईसी पर निर्मित होने वाले ट्रांजिस्टरों की संख्या प्रति वर्ष में दुगनी होती जाएगी, किंतु बाद में इसे संशोधित करके उन्होंने यह कहा कि संख्या प्रति 2 वर्ष में दुगनी होती चली जाएगी। तो ये इनके द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट है, ये देखिए डिजिटल कंप्यूटर की बात हो रहा है। तो डिजिटल कंप्यूटर का सबसे आम प्रकार है, इसका उपयोग आमतौर पर द्विधारी संख्या प्रणाली का उपयोग करके मात्राओं के साथ जानकारी को संसाधित करने के लिए किया जाता है। तो डिजिटल कंप्यूटर का सबसे आम प्रकार होता है, जिसका प्रयोग कहाँ? व्यापार, बैंकिंग, शिक्षा, मनोरंजन में किया जाता है। इसका उपयोग आमतौर पर क्या? द्विधारी संख्या प्रणाली पर का उपयोग करके किया जाता है, जानकारी को एकत्रित किया जाता है। भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया है? तो इसका नाम था परम 8000 को भारत का पहला सुपर कंप्यूटर माना जाता है, और इसे 1991 में CDAC के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, आदित्य क्या है? तो भारतीय मौसम विभाग संस्थान पुणे द्वारा बनाया गया ये सुपर कंप्यूटर था। इनपुट अब आउटपुट से संबंधित, निम्न में से किस प्रकार का स्कैनर प्रकाश स्रोत की सहायता से वर्ण, अंक और कोड पढ़ता है और प्रतियोगी परीक्षाओं में वस्तुनिष्ठ प्रकार के उत्तर पत्रों के लिए उनका प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा OMR। ठीक है, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन हो जाएगा। OMR जो एग्जाम में यूज किया जाता है, OMR सीट जिसको कहते हैं, तो यह एक प्रकार का स्कैनर होता है जो प्रकाश स्रोत की सहायता से वर्ण, अंक एवं कोड को पढ़ता है। ठीक है, इसका प्रयोग प्रतियोगी परीक्षाओं में वस्तुनिष्ठ प्रकार के उत्तर पत्रों को पढ़ने के लिए किया जाता है, OMR का।
निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किसी पेन या अन्य उपकरण से एक कागज के टुकड़े के सतह पर यांत्रिक गति द्वारा अत्यंत बड़े आरेखों या जटिल लाइन आर्ट को प्रिंट करने के लिए किया जाता है? तो ये प्लॉटर है, ठीक है। प्लॉटर का उपयोग, तो प्लॉटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। इसका प्रयोग जो होता है बड़ी ड्राइंग जैसे कि कंस्ट्रक्शन प्लॉट जो होता है, ऑटोकैड, CAD आदि में किया जाता है। इसमें ड्राइंग बनाने के लिए पेन, पेंसिल, मार्कर ये सभी राइटिंग टूल का प्रयोग किया जाता है। यह बड़ी तथा जटिल ग्राफ या रेखा चित्र प्रिंट करने के लिए यांत्रिक गति का प्रयोग करता है। निम्न में से कौन एक इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है? तो यहाँ सी हो जाएगा। इंकजेट जो होता है प्रिंटर, ये इम्पैक्ट नहीं, यहाँ पे हो जाएगा इंकजेट प्रिंटर इम्पैक्ट नहीं है। तो देख लीजिए इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है? तो यह एक प्रकार का प्रिंटर होता है जो कागज के साथ एक इंक रिबन के सीधे संपर्क से काम करता है। उदाहरण जैसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, लाइन प्रिंटर ये सभी होते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है? तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में इंक रिबन और पेपर में सीधा संपर्क नहीं होता है। इसका उदाहरण है इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर, ये सभी होगा। निम्न में से कौन सा कार्य परिचालन माइक्रोफोन उपकरण द्वारा संपन्न होता है? तो यहाँ पे देखिए कौन सा कार्य, तो ये हो जाएगा यहाँ पे ए, ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है। तो माइक्रोफोन क्या करता है? एक इनपुट डिवाइस है और जिसे एमिल बर्लिनर ने 1877 में विकसित किया था। इसका प्रयोग किया जाता है ध्वनि तरंगों को विद्युत सिग्नल में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। दस्तावेज का प्रिंट लेने से पहले एक प्रमुख कदम क्या है? तो उसको पेपर पहले सेटिंग करते हैं, पेपर सेटिंग सेट करते हैं, फिर डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हैं। तो इसका डी आंसर हो जाएगा, बी और सी दोनों। तो दस्तावेज का प्रिंट लेने से पहले डॉक्यूमेंट का प्रिंट प्रीव्यू देखा जाता है, फिर पेपर सेटिंग किया जाता है और फिर उसके बाद प्रिंट निकालते हैं। तो प्रिंट प्रीव्यू जो है एक ऐसी सुविधा है जो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर यह प्रदर्शित करती है कि प्रिंट होने पर हार्ड कॉपी कैसी दिखेगी। निम्न में से किस फंक्शन की का प्रयोग चयनित आइटम का नाम बदलने के लिए किया जाता है? तो ये F2 है, ठीक है। F2 का प्रयोग किसी फाइल या फोल्डर का नाम बदलने की किया जाता है और F3 का प्रयोग किसी भी प्रोग्राम में सर्च करने के लिए किया जाता है और प्रोग्राम को अथवा पेज को बंद करने के लिए Alt+F4 की का यूज करते हैं। F1 की का प्रयोग किसी भी तरह के मदद के लिए किया जाता है। F1 का किस प्रकार का डिवाइस डिजिटल सिग्नल को किसी ऐसे रूप में रूपांतरित करता है जो उपयोगकर्ता के लिए सुगम होता है? तो ये आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। आउटपुट डिवाइस क्या है? तो आउटपुट डिवाइस डिजिटल सिग्नल को किसी ऐसे रूप में रूपांतरित करता है जो उपयोगकर्ता के लिए सुगम होता है। ये मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर ये सभी इसके उदाहरण हैं। प्रिंट देने के लिए क्या सिलेक्ट करेंगे? तो फाइल सिलेक्ट करते हैं। तो प्रिंट देने के लिए फाइल में जाके प्रिंट सिलेक्ट करते हैं। एडिट मेनू में क्या करते हैं? फाइल में परिवर्तित करना रहता है तो एडिट मेनू में जाते हैं। टूल्स मेनू में जाते हैं तो यहाँ टेबल टूल, पिक्चर वगैरह, पिक्चर टूल, ड्राइंग टूल, स्मार्ट टूल ये सभी मिलता है। हेडर फुडर आप लोगों ने किया होगा तो आप लोग जानते होंगे। परिधीय उपकरण कार्य क्षमता जोड़ने के लिए कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट होते हैं। तो निम्न में से कौन सा परिधीय उपकरण इसमें नहीं है? तो यह आपका हो जाएगा परिधीय उपकरण बोल रहा है तो मदरबोर्ड नहीं है, माउस, मुद्रक, स्कैनर ये सभी है। मदरबोर्ड क्या है? परिधीय उपकरण नहीं है, यह कंप्यूटर का ही एक प्रमुख अंग होता है, ठीक है। और जबकि अन्य विकल्प में जो दिया हुआ है कौन कौन देख लीजिए, माउस, स्कैनर, मुद्रक, तो ये जो है कंप्यूटर सिस्टम से जुड़े होते हैं, परिधीय उपकरण हैं। नेक्स्ट है निर्देशों का एक संग्रह है। क्या प्रोग्राम जो है निर्देशों का एक संग्रह होता है जो कंप्यूटर द्वारा निष्पादित किए जाने वाला एक विशिष्ट कार्य है, ठीक है। निम्न में से कौन सा कार्य किसी कंप्यूटर के CPU द्वारा निष्पादित नहीं किया जाता है? तो ये निर्देश व्याख्या नहीं किया जाता है, ठीक है। तो किसी कंप्यूटर के CPU द्वारा क्या क्या कार्य करते हैं?
तो डाटा को अस्थायी रूप से एकत्रित करना, निर्देश प्रदान करना, डाटा प्रसंस्करण करना, ये सभी। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। नेक्स्ट है ये कैश स्मृति, कैश मेमोरी जिसको कहते हैं। कैश स्मृति केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई सीपीयू और मुख्य स्मृति के बीच में एक बफर के रूप में काम करता है। तो कैश मेमोरी का काम है, कैश मेमोरी जो होता है एक विशेष प्रकार की तीव्र गति की मेमोरी होती है जो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग गति को बढ़ा देती है, और यह मेमोरी सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच में एक बफर के रूप में कार्य करती है। नेक्स्ट देखते हैं बायोस। बायोस जो है एक प्रकार का लघु प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को उस समय से नियंत्रित करता है जब से यह ऑन होता है और तब तक जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम उसे अपने नियंत्रण में न ले ले। ठीक है, तो बायोस का ये काम है। तो बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम का संक्षिप्त रूप है। इसका उपयोग बूट प्रक्रिया के समय हार्डवेयर प्रारंभ करने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर संसाधक के संदर्भ में ALU का पूर्ण रूप क्या है? तो ये हो जाएगा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या है? इसका उपयोग अंक गणितीय तथा तार्किक गणना के लिए किया जाता है। ALU में जनरेट होने वाले रिजल्ट को मेमोरी यूनिट में स्टोर किया जाता है। कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर की जांच निम्न में से कौन करता है? बायोस करता है। तो बायोस का पूर्ण रूप अभी देखा है हम लोगों ने, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है और यह एक सॉफ्टवेयर होता है जिसे मदरबोर्ड पर बने अस्थायी रोम चिप में रखा जाता है और इसमें उपयोगकर्ता द्वारा परिवर्तन नहीं किया जा सकता। जैसे ही कंप्यूटर ऑन किया जाता है बायोस पासवर्ड तथा हार्डवेयर की जांच करता है तथा ऑपरेटिंग सिस्टम चालू करता है। इस तरह यह हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर के बीच संबंध स्थापित करता है। कौन सी कोटि बायोस को सर्वोत्तम परिभाषित करती है? तो ये फर्मवेयर। ठीक है, फर्मवेयर है। फर्मवेयर हार्डवेयर डिवाइस में अस्थायी रूप से इंस्टॉल किया जाता है। ALU का विस्तृत रूप क्या है? तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट हो जाएगा। ठीक है, डाटा प्रोसेसिंग का वास्तविक कार्य इसी के द्वारा ALU द्वारा किया जाता है। यह डाटा पर कंट्रोल यूनिट से प्राप्त निर्देशों के अनुसार सभी प्रकार की गणितीय एवं तार्किक कार्रवाई करता है। नेक्स्ट है निम्न में से क्या बायोस की भूमिका का वर्णन करता है? तो यह देखिए, बायोस यह एक प्रोग्राम है जो रोम से निष्पादित होता है जब कंप्यूटर चालू होता है। अब सीपीयू का वह भाग जिसमें सर्किटरी लगा होता है और जो संग्रहित प्रोग्रामों को पूरा करने या निष्पादित करने के लिए पूरे कंप्यूटर सिस्टम को निर्देशित करने के लिए विद्युत संकेत का प्रयोग करता है, तो उसे किस नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा सीपीयू। ठीक है, सीपीयू के नाम से जाना जाता है। वर्ड लेंथ जो होता है, वर्ड लेंथ एक संसाधक के आंतरिक डेटाबेस में बिट्स की संख्या होती है जिसे संसाधक एक बार में संसाधित कर सकता है। वर्ड लेंथ को वर्ड लेंथ है जो आंतरिक डेटाबेस रजिस्टर ALU आदि की चौड़ाई पर निर्भर करता है। एक प्रोसेसर एक बार में जितना बिट प्रोसेस कर सकता है। अब आगे देखते हैं कौन सा कंप्यूटर पेरिफेरल आपको भौतिक छवि या दस्तावेज की प्रतिलिपि बनाने और उसे डिजिटल छवि के रूप में अपने कंप्यूटर पर सहेजने की सुविधा प्रदान करता है? तो ये स्कैनर है। स्कैनर कंप्यूटर क्या है? एक कंप्यूटर पेरिफेरल है जो भौतिक छवि या दस्तावेज की प्रतिलिपि बनाने और उसे डिजिटल छवि के रूप में अपने कंप्यूटर पर सहेजने की सुविधा प्रदान करता है। अंडू जो है, अंडू फंक्शन कीबोर्ड शॉर्टकट किसका है? तो ये Ctrl+Z का होता है। अंडू कैसे लाते हैं? Ctrl+Z से। Ctrl+V पेस्ट करता है, Ctrl+C से क्या होता है? कॉपी, Ctrl+U जो होता है अंडरलाइन करने के लिए शॉर्टकट की है। कंप्यूटर तथा टाइपराइटर के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कीबोर्ड क्वेट्री जो हम अभी यूज करते हैं, शैली विधि का आविष्कार ये किसने किया था? तो ये क्रिस्टोफर लैथम सोल्स ने किया था। डी है इसका आंसर। इसमें देखिए 104 बटन होता है और क्रिस्टोफर लैथम सोल्स के द्वारा इसे किया गया था।
इनमें से किस इनपुट डिवाइस का उपयोग व्यापक रूप से योग्यता परीक्षण जैसे परीक्षणों में किया जाता है? तो ये ऑप्टिकल मार्क पहचान, ऑप्टिकल मार्क रीडर OMR जो होता है, तो अभी इसके बारे में हम लोगों ने देखा था। एक इनपुट डिवाइस है, इसका इस्तेमाल उन जानकारियों को लेने के लिए किया जाता है जिन्हें हम किसी मार्क या निशान के द्वारा पेज पर डालते हैं। इसका प्रयोग प्रायः कंपटीशन एग्जाम में किया जाता है पुस्तिकाओं की जांच के लिए। प्रिंट के दौरान गैर प्रभाव वाले प्रिंटर पेपर को स्पर्श नहीं करते। वे कागज पर प्रतीकों को छापने के लिए रासायनिक, गर्मी या विद्युत संकेतकों का प्रयोग करते हैं। तो इनमें से कौन सा गैर प्रभाव प्रिंटर नहीं है? तो ये डॉट मैट्रिक्स, ठीक है, डॉट मैट्रिक्स नहीं है। तो डॉट मैट्रिक्स क्या है? एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, अतः यह प्रिंटिंग करते समय बहुत शोर करता है और इस प्रिंटर के प्रिंट हेड में अनेक पिनों का एक मैट्रिक्स होता है और प्रत्येक पिन के रिबन और कागज पर स्पर्श से एक डॉट छपता है, ठीक है। अनेक डॉट मिलकर एक कैरेक्टर यहाँ पे बनाते हैं। डेजी व्हील प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, चेन प्रिंटर, ड्रम, ये सभी इम्पैक्ट प्रिंटिंग के उदाहरण हैं, ठीक है। निम्न में कौन सा है जो किसी छवि को डिजिटलीकृत करके टेलीफोन लाइन पर चित्र और टेक्स्ट भेज या प्राप्त कर सकता है? तो ये फैक्स मशीन है, ठीक है, फैक्स मशीन। कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से क्या इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है? तो ये प्रिंटर नहीं है। कीबोर्ड, स्कैनर, माउस, ये सभी इनपुट डिवाइस हैं। तो इनपुट डिवाइस एक विद्युत यांत्रिक युक्ति है जो डेटा और अनुदेशों को स्वीकार कर उसे कंप्यूटर के प्रयोग लायक बनाते हैं। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, कैमरा, जॉयस्टिक, टचपैड, ये सभी क्या है? इनपुट हैं। प्रिंटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर, मॉनिटर, ये सभी आउटपुट डिवाइस हैं। कंप्यूटर में निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? ठीक है, कंप्यूटर में कौन सी नहीं है? तो अच्छा, ये प्रिंटर जो है इनपुट डिवाइस नहीं है। अभी हम लोगों ने देखा प्रिंटर, प्रोजेक्टर, ये सभी, मॉनिटर, ये सभी आउटपुट डिवाइस है। माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, ये सभी क्या है? इनपुट है। अरे नहीं, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। माउस, कीबोर्ड और स्कैनर यहाँ पे इनपुट है। तो कंप्यूटर की इनपुट डिवाइस कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, प्रकाशीय पिन, स्कैनर, बार कोड रीडर, मार्कर, मार्क रीडर, डिजिटल कैमरा, माइक, स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, ये सभी क्या है? इनपुट है। आउटपुट कौन कौन हो जाएगा? मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, कार्ड रीडर, टेप रीडर, ये सभी क्या है? आउटपुट है। कंप्यूटर माउस किस प्रकार का डिवाइस है? तो ये इनपुट डिवाइस है। कंप्यूटर के कीबोर्ड में कितनी वर्णमालाओं की होती है? तो ये 26 होती है। 26 वर्णमाला होता है, 26 की होती है। तो कीबोर्ड में, ये तो वर्णमाला की बात हुई, ऐसे समानतः 102 की होती है। की 3 प्रकार की होती है, एक अल्फा न्यूमेरिक होता है, एक फंक्शनल की, एक स्पेशल की होता है। अब मेमोरी से संबंधित देखेंगे, कौन सी ड्राइव प्लेटर नामक वृत्ताकार डिस्क की श्रृंखला से बनी होती है? तो यह हार्ड डिस्क ड्राइव होता है, ठीक है। हार्ड डिस्क ड्राइव जो है वृत्ताकार डिस्क की श्रृंखला से बना होता है। इसे क्या कहते हैं? प्लेटर्स कहते हैं। जो एक स्पिंडल के चारों ओर लगभग आधे इंच की दूरी पर एक के ऊपर एक व्यवस्थित होता है और यह एल्युमिनियम मिश्र धातु का बना होता है और चुंबकीय मटेरियल से लेपित होता है। निम्न में से कौन रैम के बारे में सही नहीं है? देखना है, ठीक है। तो रैम कंप्यूटर के बंद होने पर भी डेटा को स्थायी रूप से, देखिए ये गलत है क्योंकि ये नहीं रखती है डेटा को। और देख लीजिए, रैम को मुख्यतः एस रैम, डी रैम, 2 प्रकार में विभाजित किया जाता है, ये सही है। रैम एक राइट मेमोरी है, ये भी सही है। रैम डेटा प्रोग्राम और प्रोग्राम रिजल्ट को स्टोर करने के लिए CPU की आंतरिक मेमोरी है। तो रैम के बारे में देख लीजिए, रैम एक अस्थायी वोलेटाइल मेमोरी है, जिसका मतलब क्या है? कुछ समय के लिए डेटा को रखती है तथा अचानक से जब कंप्यूटर बंद हो जाता है तो डेटा भी खत्म हो जाता है और लंबे समय तक के लिए डेटा स्टोर करके नहीं रख सकती। इसके लिए कंप्यूटर बंद करने से पहले उसके डेटा को द्वितीयक मेमोरी में स्टोर करना पड़ता है, ठीक है। यह सिर्फ वर्तमान में चल रहे कार्य के डेटा को कुछ समय के लिए केवल होल्ड पे रखती है। कौन सा स्टोरेज माध्यम सबसे तेज और महंगा है? तो यहाँ कैश, ठीक है, डी हो जाएगा, कैश जो है।
डेटा को बनाए रखने के लिए निम्न में से किस प्रकार की मेमोरी को लगातार रिफ्रेश किया जाना चाहिए? तो डी रैम। ठीक है, डी रैम को रिफ्रेश। तो एस रैम और डी रैम, रैम के दो प्रकार हैं। तो एस रैम को डेटा बनाए रखने के लिए लगातार रिफ्रेश किए जाने की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि डी रैम को होती है। और ये डी रैम से तेज मेमोरी, एस रैम जो है डी रैम से तेज मेमोरी होती है। और डी रैम को डेटा के लिए लगातार रिफ्रेश करने की ज़रूरत होती है, और ये एस रैम से धीमी होती है लेकिन ज़्यादा डाटा होल्ड करती है। निम्न में से कौन सी मुख्य जो मेमोरी होता है, मेन मेमोरी का विशेषता, क्या बताना है, विशेषता है? तो देखिए इसमें हो जाएगा, एक कंप्यूटर की कार्यशील मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी से ज़्यादा तेज होती है, और बिना प्राइमरी मेमोरी के कंप्यूटर नहीं चल सकता। तो देखिए यहाँ डी आंसर हो जाएगा, तीनों ही तीनों हैं। तो क्या क्या करती है? सेमी मुख्य मेमोरी जो है, इसकी विशेषता देख लीजिए। यह सेमी कंडक्टर मेमोरी होती है, आमतौर पर यह वोलेटाइल मेमोरी है, कंप्यूटर की कार्यशील मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी से ज़्यादा तेज रहती है, और इसके बिना कंप्यूटर नहीं चल सकता है। SSD का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है सॉलिड स्टेट ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है। जीमेल कितना फ्री स्टोरेज प्रदान करता है? तो ये 15 GB। ठीक है, 15 GB की स्टोरेज ये प्रदान करता है। कौन सा ब्लॉक डिवाइस नहीं है? तो रैम जो है ब्लॉक डिवाइस नहीं है। CD रोम, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क सभी ब्लॉक डिवाइस हैं। रैम एक प्राथमिक मेमोरी है, रैम एक शॉर्ट टर्म मेमोरी है, इसमें डेटा हमेशा के लिए स्टोर नहीं होता है। CD रोम का अर्थ क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी है, इसका उपयोग सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में किया जाता है। हार्ड डिस्क या हार्ड ड्राइव कंप्यूटर के लिए चुंबकीय भंडारण माध्यम है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये इतना बड़ा जो है एस रैम के बारे में बता रहा है। तो देख लीजिए, एस रैम को काम करते रहने के लिए लगातार विद्युत आपूर्ति की आवश्यकता पड़ती है। लगातार विद्युत आपूर्ति बने रहने के कारण इसके अंदर भंडारित किए जाने वाले डेटा को याद करने के लिए रिफ्रेश नहीं करना पड़ता है। एस रैम में रिफ्रेश नहीं करना पड़ता है। हालांकि यह एक अस्थिर मेमोरी होती है, जिसका अर्थ एक बार विद्युत आपूर्ति बाधित होने पर इसमें भंडारित सारा डेटा लुप्त हो जाता है। तो ये एस रैम की विशेषता है। ठीक है, देख लीजिए, एस रैम का स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है फुल फॉर्म, और यह डी रैम की तुलना में तेज और अधिक विश्वसनीय होता है। इसे रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती है, और यह एक प्रकार की सेमी कंडक्टर मेमोरी होती है, जिसमें डेटा तब तक स्थिर रहता है जब तक मेमोरी चिप में विद्युत आपूर्ति होती रहती है। ऑफिस के कामों में प्रयोग आने वाले स्टैंडर्ड लैपटॉप में रैम के आकार की जो प्रास है कितना है? तो 4 GB से 16 GB होती है। आलिया के पास 2600 MB डेटा है, दिनेश के पास 4000 MB डेटा है। इन दोनों का संयुक्त रूप से कितना डेटा हो जाएगा? तो ये 10 GB भंडारण क्षमता वाले एक USB फ्लैश ड्राइव में डाला जा सकता है, इन दोनों का जोड़ के। निम्न में से कौन सी स्मृति मुख्य रूप से अर्धचालकों पर आधारित नहीं है? तो यहाँ पे हो जाएगा द्वितीयक, सी है इसका आंसर। द्वितीयक मेमोरी जो है सेमी कंडक्टर मेमोरी पर आधारित नहीं है, और सभी हैं। मुख्य स्मृति, द्वितीयका स्मृति जिसको कैशे मेमोरी कहते हैं, और रजिस्टर। 1 मेगाबाइट कितने के बराबर होता है? तो ये 1024 किलोबाइट के बराबर होता है। ये देख लीजिए, इसको याद ही कर लीजिएगा। 1 बाइट बराबर 8 बिट होता है, 1 बाइट बराबर 8 बिट होता है। 1 किलोबाइट में 1024, 1024 बाइट होता है 1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट, 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट, 1 टेराबाइट में 1024 गीगाबाइट, और 1 पेटाबाइट में 1024 टेराबाइट होता है। 1 मेगाबाइट में कितने किलोबाइट होते हैं? तो ये 1024। बिल्कुल सीधे सीधे प्रश्न पूछ लेता है, तो इसको याद कर लीजिएगा। 1 गीगाबाइट कितने मेगाबाइट बाइनरी के बराबर होता है? तो ये 1024। 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट होता है।
अब नेक्स्ट देखते हैं, एक कंप्यूटर में स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या होती है, तो ये बाइट होती है। तो एक कंप्यूटर की स्मृति समानांतर तौर पे बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। और यहाँ पे बिट जो होता है स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है, ठीक है। लेकिन बाइट का उपयोग हम स्टोरेज क्षमता मापने के लिए करते हैं। अभी हम लोगों ने ये सब देखा। अभी चलिए आगे देखते हैं, इनमें से कौन एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है, तो ये रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है रैम। तो किसी कंप्यूटर के सीपीयू को, केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई को प्रोसेस करने हेतु इनपुट डेटा एवं निर्देश चाहिए होता है, और यह इनपुट डेटा या निर्देश जो है डिवाइस मेमोरी में संग्रहित रहता है। तो स्टोरेज डिवाइस देख लीजिए, दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक में देखिए ये सभी आ जाएंगे, अस्थाई, कैश, अस्थाई स्टोरेज, ये सभी प्राथमिक में आते हैं। और अस्थाई नॉन वोलेटाइल में ही पी रोम, रोम, ई प्रोम और ई प्रोम आता है। और यहाँ वोलेटाइल में आता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम जो होता है। और द्वितीयक में तो आप लोग जानते हैं, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, सीडी रोम, सीडी आरडब्ल्यू, फ्लॉपी डिस्क, डीवीडी, पेन ड्राइव, ये सभी को कहा जाता है सेकेंडरी मेमोरी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा अस्थायी मेमोरी या अस्थिर मेमोरी के रूप में जाना जाता है, तो ये रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अस्थायी रूप से संग्रहित डेटा के लिए प्रयोग किया जाता है, तो अस्थायी के लिए किया जाता है कैश डेटा, ठीक है, कैश डेटा। यह डाटा कैश मेमोरी में होता है। तो कैश मेमोरी कंप्यूटर के सीपीयू एवं मुख्य मेमोरी के बीच का भाग होता है, जिसका उपयोग बार बार उपयोग में आने वाले डेटा और निर्देशों को संग्रहित करने में किया जाता है, ठीक है, जिस कारण मुख्य मेमोरी और प्रोसेसर के बीच गति अवरोध दूर हो जाता है। कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से सबसे अधिक संग्रह क्षमता होती है, तो किसकी होती है, टेराबाइट की होती है, टेराबाइट की। तो टेराबाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट, सबसे कम यहाँ किलोबाइट है। किसी कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है, तो ये रोम, रीड ओनली मेमोरी को परमानेंट कहते हैं। तो रोम कंप्यूटर में भंडारण का माध्यम है, जिसका प्रयोग कंप्यूटर तथा विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है। रोम कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी और रैम जो होता है कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी होती है। कंप्यूटर में कौन हार्डवेयर है, तो ये सीडी रोम जो होता है हार्डवेयर होता है। कॉम्पैक्ट डिस्क इसको कहते हैं, तो ये हार्डवेयर है। कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडारण किया जाता है, तो बाइनरी रूप में किया जाता है। बाइनरी संख्या 0 तथा 1 से मिलकर बनी होती हैं, और बाइनरी संख्या को द्विआधारी संख्या भी कहा जाता है। कंप्यूटर प्रणाली में सीडी रोम द्वारा क्या दर्शाया जाता है, तो ये ऑप्टिकल डिस्क होता है। ए है इसका आंसर। कंप्यूटर प्रणाली में सीडी रोम द्वारा ऑप्टिकल डिस्क को दर्शाया जाता है, और ये प्लास्टिक का बना गोल डिस्क होता है। इसमें डिस्क के ऊपरी सतह पर प्रकाश परावर्तित करने वाले पदार्थ की लेप लगाई जाती है। डिस्क पर लिखने या पढ़ने के लिए लेजर बीम का प्रयोग करते हैं। निम्न में से कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय है, तो ये कैश मेमोरी है, ठीक है, कैश मेमोरी। और सभी फालतू के दिए हुए हैं, आपका टाइम भी खराब होगा और प्लस में वीडियो भी बड़ी बन जाएगी, बोरिंग हो जाएगी। इसलिए जो ज़रूरत है बस उसी को देखते हुए हम लोग चलते हैं। अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि लाइन बाय लाइन आपको बताया जाए। चलिए आगे देखते हैं। वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है डिस्क स्पेस पर, निर्भर करता है वर्चुअल मेमोरी का आकार। अब नेक्स्ट देखेंगे, देखिए निम्न में से कौन बाइनरी संख्या 0.147 के समतुल्य है, तो ये इसका आंसर देखिए हो जाएगा ए। तो इसको कैसे बनाते हैं, 147 का एलसीएम निकाल लेते हैं, और जो शेष यहाँ बचता है, जो शेष बचता है उसी को नीचे से ऊपर की ओर संख्याओं को लिख दिया जाता है। जैसे आप देख रहे हैं 2 से 147 को भाग दिया गया है, और फिर यहाँ पे 73 आता है भाग देने के बाद, एक शेष बच रहा है। वैसे ही करते करते यहाँ तक आते हैं, और फिर यहाँ से चीज़ों को उठाते हैं, जैसे 1 0 0 यहाँ से उठाते हुए फिर ऊपर की ओर यहाँ तक आते हैं, ऐसे निकालते हैं, ठीक है।
अब आगे देखते हैं, बाइनरी संख्या प्रणाली को यह भी कह सकते हैं, तो इसको बेस 2 संख्या प्रणाली भी कहा जाता है। बाइनरी संख्या प्रणाली को, ये 2 अंकों की होती है, 0 और 1 से बनी होती है। बाइनरी संख्या का जो बेस होता है 2 होता है, क्योंकि इसमें 2 ही अंक शामिल होते हैं। प्रत्येक बाइनरी अंक को बिट कहा जाता है। कंप्यूटर अथवा मशीन सिर्फ इन्हीं 2 अंकों को समझता है। बाइनरी नंबर प्रणाली में प्रयुक्त किए जाने वाले विशिष्ट प्रतीकों की संख्या 2 होती है। अभी देखा हम लोगों ने। कौन सी बाइनरी संख्या प्रणाली का उदाहरण है? तो देखिए यहाँ पे ये है 1 और 0 की ही केवल होता है, तो ये 11101 है। तो ये अभी हम लोगों ने देख ही लिया। निम्न में से किस द्विआधारी संक्रिया का परिणाम ये है? तो इसका बी आंसर हो जाएगा। इसमें निम्न में कौन सी द्विआधारी परिणाम स्वरूप इतना 101011 देगी? तो इसका देखिए, देख लीजिए यहाँ पे बी था आंसर, बी आंसर है इसका। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। वर्तमान कंप्यूटिंग में समस्त विश्व में कौन सा कोड प्रयोग किया जाता है और स्वीकार है? तो ये है ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये सभी, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। तो वर्तमान कंप्यूटर समस्त विश्व में प्रयोग किया जाने वाला ये कोड है ASCII। इसका प्रयोग कंप्यूटर में टेक्स्ट को निरूपित करने के लिए किया जाता है और ASCII कोड में 7 या 8 बिट का इस्तेमाल किया जाता है। बाइनरी संख्या इतना का दशमलव समतुल्य क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए डेसिमल वैल्यू निकालते हैं। इस संख्या का जो ये दिया हुआ है, इसका डेसिमल वैल्यू यहाँ पे निकाला जाएगा और फिर उसको जोड़ दिया जाता है। ये देखिए, फिर उसको जोड़ दिया जाता है। ये 2 के पावर में होता है। ये देखिए, आप लोग देख लीजिए इसको, और इसका फिर आंसर क्या हो जाएगा? ये 1807 हो जाएगा। फिर उसी तरह है, बाइनरी संख्या 1011 का दशमलव समतुल्य निकालना है, तो इसका 11 हो जाएगा। ये निकाला हुआ है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। एक प्रक्रिया संसाधनों का अनुरोध करती है। यदि उस समय संसाधन उपलब्ध नहीं है, प्रक्रिया प्रतीक्षा की स्थिति में प्रवेश करती है। कभी कभी प्रतीक्षा प्रक्रिया कभी भी अवस्था को बदलने में सक्षम नहीं होती है, क्योंकि इसके द्वारा अनुरोधित संसाधनों को अन्य प्रतीक्षा प्रक्रियाओं द्वारा आयोजित किया जाता है। तो यह स्थिति क्या कहलाती है? तो इसको डेडलॉक कहते हैं, डेडलॉक। तो डेडलॉक जो है एक ऐसी स्थिति है जिसमें मल्टी प्रोग्रामिंग वातावरण में कई प्रक्रियाएं जो होती है सीमित संख्या में संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करती है। ठीक है, कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से कौन सा प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? तो लोटस यहाँ पे नहीं है। कोबोल, पास्कल, फोर्ट्रान, ये सभी क्या है? प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं। किसी संसाधक द्वारा प्रति सेकंड की जाने वाली संक्रियाओं की संख्या का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? इसे मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में व्यक्त किया जाता है। तो ये क्लॉक स्पीड के द्वारा किया जाता। तो क्लॉक स्पीड किसी प्रोसेसर द्वारा प्रति सेकंड में की जाने वाली संक्रियाओं की संख्या का निर्धारण है और इसे मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में व्यक्त किया जाता है। इसका उपयोग प्रोसेसर की गति के संकेतक के रूप में किया जाता है। कर्नेल के बारे में निम्न में कौन सा कथन गलत है बताना है। ठीक है, कर्नेल, तो यह क्या होता है? यह ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि सभी निष्पादित यूटिलिटीज का ये समन्वय है। ये सही है। यह ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो सभी कंप्यूटर प्रचालनों को नियंत्रित करता है और ये क्या करता है? और ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो सभी प्रणाली प्रक्रियाओं को निर्धारित और व्यवस्थित करता है। तो यहाँ पे A, B, C तीनों सही है। ठीक है, D गलत था। निम्न में से क्या एक प्रयोजन उन्मुख या प्रयोजन आधारित क्रमादेश भाषा नहीं है? तो यहाँ C नहीं है। पर्ल, पाइथन, रूबी ये सभी ऑब्जेक्टेड ओरिएंटेड लैंग्वेज है। C एक प्रक्रियात्मक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इनमें कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? तो A नहीं है। C++, C हैश और ये
ऑब्जेक्टिव सी, ये सभी हैं। निम्न में से कौन सी लैंग्वेज पास्कल से प्राप्त सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और रक्षा एप्लीकेशन के लिए अभीष्ट है? तो ये एडा है। एडा जो लैंग्वेज है पास्कल से प्राप्त सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और रक्षा एप्लीकेशन के लिए भी अभीष्ट है। कंप्यूटर भाषा कोबोल, कोबोल किसके लिए उपयोगी है? तो ये व्यावसायिक कार्य के लिए उपयोगी है। कोबोल का क्या हो जाएगा? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है और इसका उपयोग ये व्यवसाय फाइनेंस के लिए किया जाता है। कंपाइलर क्या है? तो कंपाइलर ये सारे ही होगा, एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर का एक भाग है, हाई लेवल से मशीन लैंग्वेज में बदलने वाला प्रोग्राम है। डी है इसका आंसर। तो यह उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है और यह पूरे प्रोग्राम को एक ही बार अनुवादित करता है तथा प्रोग्राम की सभी गलतियों को उनके लाइन क्रम में एक साथ सूचित करता है। प्रत्येक भाषा के लिए कंपाइलर सॉफ्टवेयर अलग अलग होता है। जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है तो ये फोर्ट्रॉन का प्रयोग किया जाता है। ये क्या फोर्ट्रॉन विश्व की सर्वप्रथम उच्च स्तरीय कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है। इसका विकास जो हुआ था 1950 में J.W. बेकस ने किया था। इसका प्रयोग जटिल वैज्ञानिक गणनाओं और अंकगणितीय गणनाओं के लिए किया जाता है। इसका फुल फॉर्म देखें तो फार्मूला ट्रांसलेशन है इसका फुल फॉर्म। कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो ये फोर्ट्रॉन है। अब सॉफ्टवेयर से संबंधित देखेंगे। MS देखिए ये MS वर्ड है, मिसप्रिंट है। MS वर्ड क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो प्रोग्रामों का सम्मिलित रूप क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर कहलाता है। और यह दो प्रकार का, सिस्टम सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या क्या आता है? MS वर्ड, MS ऑफिस, पावर पॉइंट, ये सभी। तो ये दो होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये MS वर्ड वगैरह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आता है और सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह आता है। वायरस एक ऐसा प्रोग्राम है जिसे कंप्यूटर के सामान्य कामकाज में हस्तक्षेप करने के लिए बनाया गया है। इसमें से कौन सा वायरस का एक प्रकार नहीं है? तो यहाँ डिस्क वायरस नहीं है। डिस्क वायरस वायरस नहीं होता है, जबकि बूट सेक्टर वायरस, फाइल वायरस, सिस्टम वायरस, ये सभी वायरस होता है। कंप्यूटर वायरस है तो यह ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपियां बना सके। तो वायरस का फुल क्या होता है? विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, ये वायरस का फुल फॉर्म होता है। तो वायरस एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो स्वयं की प्रतिलिपियां बना लेता है और एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आपके बिना जानकारी के चला जाता है। कौन सा डेटाबेस सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है? तो ये ओरेकल RDBMS है। ठीक है, ये उदाहरण है। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ क्या है? तो ये बहुत से प्रोग्रामों का एक साथ संचालन किया जाता है मल्टीटास्किंग में। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को सूचना में बदलना होता है, डाटा को सूचना में बदलना। कौन सा लॉजिक बॉम्ब के लिए सही है? तो यह घुसपैठिए द्वारा मॉलवेयर में अंतर्विष्ट कोड होता है। तो यह एक सॉफ्टवेयर है जिसे जानबूझकर सिस्टम में कोड के रूप में डाला जाता है और यह मालवेयर में अंतर्विष्ट कोड है। फोटोशॉप ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका उपयोग इमेज एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइन, डिजिटल आर्ट के लिए बड़े पैमाने पर किया जाता है। निम्न में से किस कंपनी के पास इस सॉफ्टवेयर को बेचने का अधिकार है? तो ये एडोब के पास है। ठीक है, एडोब इंक के पास। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, मैक OS X और लाइनक्स, ये क्या है? तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर का डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो MS वर्ड जो है नहीं है। MS एक्सेस, फॉक्स प्रो और ओरेकल, ये सभी हैं। तो MS वर्ड कंप्यूटर का डेटा बेस सॉफ्टवेयर नहीं होता है। यह एक ग्राफिकल वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है जिसमें उपयोगकर्ता टाइप कर सकते हैं, जबकि MS एक्सेस, फॉक्स प्रो और ओरेकल, ये तीनों जो है एक कंप्यूटर का डेटाबेस सॉफ्टवेयर हैं। निम्न में कौन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? तो ये
माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं है। लाइनेक्स, मोजिला फायरफॉक्स और एंड्रॉयड ये सभी हैं। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसके सोर्स कोड सभी के लिए ओपन हो, जिसमें कोई भी इसके सोर्स कोड को एडिट तथा संशोधित कर सकता है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के उदाहरण लाइनेक्स है, मोजिला फायरफॉक्स है। निम्न में एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है, तो ये विजुअल बेसिक जो होता है प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को विकसित करने में उपयोग की जाने वाली भाषा को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। विजुअल बेसिक तथा टर्बो C++ की सहायता से प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर विकसित किया जाता है। इनमें से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? तो गूगल वेब ब्राउज़र नहीं है, ठीक है। और सभी फायरफॉक्स, मोजिला, नेटस्केप, नेविगेटर, माइक्रोसॉफ्ट एज ये सभी हैं। तो वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो ब्राउज़रों मुख्य रूप से इंटरनेट पर वेबसाइट को प्रदर्शित करता है और उन्हें एक्सेस करने के लिए उपयोग किया जाता है। साथ ही अन्य सामग्री जैसे HTML होता है, HTML, XML जैसे भाषाओं का ये उपयोग करता है। तो फायरफॉक्स, मोजिला, माइक्रोसॉफ्ट एज, नेटस्केप, नेविगेटर, UC ब्राउज़र ये सभी वेब ब्राउज़र हैं। गूगल एक वेब ब्राउज़र नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होम टैब जो होता है सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली, जैसे कि फ़ॉन्ट और फ़ॉन्ट विशेषताओं को बदलना, अनुच्छेदों को अनुकूलित करना, शैलियों का उपयोग करना, पाठ को ढूंढने और बदलने के लिए उपकरण की विशेषताएं होती है। तो होम की ये सारी विशेषताएं हैं। नेक्स्ट है क्लाइंट एक ऐसा प्रोग्राम या कंप्यूटर होता है जो सर्वर से जुड़कर जानकारी का अनुरोध करता है। तो क्लाइंट जो किसी सर्वर द्वारा दी गई सेवाओं का उपभोग करता है या सर्वर से जुड़कर जानकारी का अनुरोध करता है। समांतर क्लाइंट की जो प्रकृति एवं कार्य के आधार पर इन 3 भाग होते हैं क्लाइंट के, थिन क्लाइंट और हाइब्रिड क्लाइंट। एक पेशेवर गो खिलाड़ी को हारने वाले गूगल कंप्यूटर प्रोग्राम का नाम बताएं, तो ये अल्फागो है, अल्फागो। निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? तो ये लिब्रे ऑफिस एक उदाहरण है। कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो यहाँ हो जाएगा MS ऑफिस, ठीक है। MS ऑफिस नहीं है, विंडोज़, यूनिक्स और लाइनेक्स हैं। विंडोज़, लाइनेक्स, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कंप्यूटर चलाने अर्थात यूजर एवं मशीन के बीच माध्यम स्थापित करता है तथा साथ ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। जबकि MS ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के आधार पर कार्य करता है। निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो MS वर्ड नहीं है, लाइनेक्स, MS-DOS, यूनिक्स है। कंप्यूटर की भाषा में बग क्या है? कंप्यूटर त्रुटि को बग कहा जाता है। तो कंप्यूटर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर में पाई जाने वाली त्रुटि को बग कहा जाता है। इन त्रुटियों को ढूंढने और उनमें सुधार करने की प्रक्रिया को डीबगिंग कहा जाता है। इस कार्य के लिए तैयार किए गए सॉफ्टवेयर को डीबग कहा जाता है और त्रुटियों को छोटे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के सहारे ठीक किया जाता है, जिसे पैच कहा जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा विकल्प पब्लिक नेटवर्क पर प्राइवेट नेटवर्क का विस्तार करता है, उपयोगकर्ताओं को शेयर्ड या पब्लिक नेटवर्क पर डेटा भेजने और प्राप्त करने में सक्षम बनाता है? तो ये हो जाएगा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ये वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क VPN है। तो VPN एक सार्वजनिक नेटवर्क से एक निजी नेटवर्क बनाकर ऑनलाइन गोपनीयता और गुमनामी प्रदान करता है, अर्थात यूजर को शेयर्ड या पब्लिक नेटवर्क पर डेटा भेजने और प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। निम्न में से कौन से ऑब्जेक्ट को संदर्भित करते हैं जो कि अपने संचालन के पीछे अपनी विशेषताएं छिपाता है? तो ये एनकैप्सुलेशन है, एनकैप्सुलेशन। इसमें क्या होता है, किसी क्लास के वेरिएबल या डेटा को किसी अन्य क्लास से छिपाया जाता है और इसे केवल अपने क्लास के किसी भी मेंबर फंक्शन के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है, जिसमें इसे डिक्लेयर किया जाता है। निम्न में क्या वायरलेस संचार की गुणवत्ता को प्रभावित नहीं करता है? तो ए हो जाएगा संकेत छीनन,
नहीं करता है। बहुपात फाइंडिंग, संयोजन, अवशोषण ये सभी करता है प्रभावित। स्टार टोपोलॉजी में कंप्यूटरों को संयोजित करने के लिए निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो ये हब का प्रयोग किया जाता है। ADSL उच्च स्तर डेटा दरों को अंतिम प्रयोगता से केंद्रीय कार्यस्थल तक ऊपरीगामी दिशा की ओर की अपेक्षा केंद्रीय कार्यस्थल से अंतिम प्रयोगता तक अधोगामी दिशा में प्रदान करता है। कौन? ADCL का फुल फॉर्म एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ये एक प्रकार का डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन तकनीक है जो पारंपरिक वॉइस मॉडेम की तुलना में कॉपर टेलीफोन लाइनों पर तेजी से डेटा ट्रांसमिशन को सक्षम बनाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है डेटा संचार के लिए ऑप्टिकल फाइबर विद्युत की अपेक्षा प्रकाश पर निर्भर करता है। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर जो है विद्युत की अपेक्षा प्रकाश पर निर्भर करता है, जो अति उच्च गति के उन इंटरनेट संयोजनों की सुविधाएं प्रदान करता है जो उच्च बैंडविड्थ संभालने में सक्षम होते हैं। पहला दूरसंचार उपकरण था ये टेलीग्राफ था। तो भारत में डाक एवं दूरसंचार क्षेत्र में एक धीमी और असहज शुरुआत हुई थी। 1850 में पहली बार तार लाइन टेलीग्राफ डायमंड हार्बर और कोलकाता के बीच शुरू हुआ था। ठीक है, और 1851 में इसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए खोला गया था। डाक और टेलीग्राफ विभाग उस समय के लोक निर्माण विभाग का एक हिस्सा होता था। 1881 में देश में पहली औपचारिक टेलीफोन सेवा की स्थापना हुई थी। आईपी कंप्यूटर्स में प्रयोग की जाने वाली शब्दावली जिसका पूर्ण रूप क्या है? आईपी है ना, इंटरनेट प्रोटोकॉल है। ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। एनआईसी का नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, आईएसडीएन का इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, यूआरएल का यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर। ऑप्टिकल फाइबर के काम करने के पीछे निम्न में कौन सा वैज्ञानिक सिद्धांत उपयुक्त है? तो प्रकाश का कुल आंतरिक प्रतिबिंब। ठीक है, आंतरिक प्रतिबिंब। नेक्स्ट है बैंडविड्थ किसी भी दिए गए समय पर नेटवर्क पर प्रेषित किए जा सकने वाले डेटा की मात्रा का माप होता है। कंप्यूटर प्रणाली के अंतर्गत डाटा हस्तांतरण की आवृत्ति सीमा को बैंडविड्थ कहा जाता है। कंप्यूटर में पिग कमांड का क्या उपयोग है? तो ये बी होगा इसका आंसर। किसी निर्दिष्ट गंतव्य कंप्यूटर तक पहुंचने के लिए स्रोत कंप्यूटर की क्षमता का परीक्षण करने के लिए होता है पिग कमांड। टेलीफोन नेटवर्क के तारों पर डेटा संचारण द्वारा इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए कौन सी प्रौद्योगिकी इस्तेमाल किया जाता है? तो ये डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन का इस्तेमाल किया जाता है, DSL का। निम्न में से कंप्यूटर नेटवर्क में क्या अद्वितीय नहीं होता है? तो वर्क ग्रुप का नाम नहीं होता है। आईपी पता, कंप्यूटर का नाम दोनों ही अद्वितीय यूनिक होता है। आईपी एड्रेस नेटवर्क पर प्रयुक्त मुख्य प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट पर संचार स्थापित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। वर्क ग्रुप का नाम यहाँ पे अद्वितीय नहीं होता है। किसी बहुकार्यन तंत्र में बफर रैम की एक निश्चित मात्रा है जिसे अस्थायी धारण क्षेत्र के रूप में आवंटित किया जाता है ताकि सीपीयू किसी विशेष उपकरण में डेटा स्थानांतरित करने से पहले डेटा में प्रकलन कर सके। अब इंटरनेट से संबंधित देखेंगे कौन सी सोशल मीडिया साइट मुख्य रूप से दुनिया भर के पेशेवरों से जुड़ने का एक तरीका प्रदान करती है जिसका निर्माण विशेष रूप से ज्ञान तथा विचारों का आदान प्रदान करने और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए किया गया है। तो ये लिंक्डइन है। ठीक है, तो यह एक अमेरिकी व्यवसाय और रोजगार उन्मुख ऑनलाइन सेवा है जो 2003 को लॉन्च किया गया था और यह एक ऐसी सोशल मीडिया साइट है जो दुनिया भर के पेशेवर से जुड़ने का एक तरीका है। ये रोजगार अवसर, विचार, ज्ञान को आदान प्रदान के लिए इसको विकसित किया गया है। इसमें नौकरी चाहने वाले को नौकरी पोस्ट करने के लिए अपने अपने CV तथा नियोक्ताओं को पोस्ट करने की अनुमति देता है। ईमेल का फुल फॉर्म क्या है? ईमेल का इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल एड्रेस में निम्नलिखित में से किस चिन्ह का उपयोग करके यूजर नेम और डोमेन नेम का अलग किया जाता है? तो @ से। ठीक है, @ से अलग किया जाता है। निम्न में से कौन सा विकल्प एक सेवा है जो उपयोगकर्ता
को इंटरनेट पर इलेक्ट्रॉनिक मोड में संदेश भेजने की सुविधा देता है, तो ये ईमेल है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। निम्न में से कौन से फील्ड ईमेल हेडर में उपलब्ध हैं? तो हेडर की बात हो रही है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा फ्रॉम, टू और सब्जेक्ट होता है ना, तीनों। तो फ्रॉम, टू, सीसी, बीसीसी और सब्जेक्ट होता है। ईमेल में बीसीसी का अर्थ क्या है? तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी इसका होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, बीसीसी। संक्षिप्त नाम यूआरएल, यूआरएल का अर्थ क्या है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। ईमेल के लिए निम्न में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो एसएमटीपी और पॉप का उपयोग किया जाता है। तो ईमेल प्रोटोकॉल नियमों का एक समूह है जो क्लाइंट को मेल सर्वर सूचना का सही ढंग से प्रसारित करने में मदद करता है। ये पॉप, एसएमटीपी, आईएमपी, इनके ये उदाहरण दिए हुए हैं। ठीक है, मेल प्राप्तकर्ता को दूरस्थ सर्वर से ईमेल पुनर्प्राप्त करने के लिए निम्न में से कौन सी क्रियाविधि प्रदान की जाती है? तो ये पॉप सर्वर। तो पीओपी का पूरा नाम क्या है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल है, जो ईमेल को भेजने तथा प्राप्त करने में सहायक है। यह प्रोटोकॉल ईमेल सर्वर से मेल को पुनः प्राप्त करने में सहायक होता है। ईमेल कम्युनिकेशन के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो ये एसएमटीपी और पीओपी और आईएमएपी। बी है इसका आंसर, बी। एसएमटीपी का फुल फॉर्म देख लीजिए, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। पॉप का हो गया पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। और आईएमएपी का पूरा नाम है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। तो यह आईएमएपी क्या है? यह एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग मेल सर्वर से मेल रिसीव करने के लिए किया जाता है। ये तो हम लोगों ने देख लिया। एसएमटीपी का मुख्य उद्देश्य होता है सर्वर के मध्य संचार नियम स्थापित करना। ईमेल हेडर में निम्नलिखित में से कौन से फील्ड शामिल हैं? तो यहाँ 2, सीसी, बीसीसी ये सभी शामिल होते हैं। 1, 3, 4 है। सब्जेक्ट भी होता है, सेव नहीं होता है। इनमें से कौन सा इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करता है? तो आईएसपी, आईएसपी। तो आईएसपी का मतलब है इंटरनेट सेवा प्रदाता। एक कंपनी है जो ग्राहकों को इंटरनेट का उपयोग प्रदान करता है। डायल अप, डीएसएल, केबल मॉडेम, वायरलेस या समर्पित हाई स्पीड इंटरकनेक्ट सहित कई तकनीकों का उपयोग करके डेटा प्रेषित किया जाता है। हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा वाईफाई नेटवर्क कहाँ स्थापित हुआ है? तो ये पटना में। देखिए 2014 की बात है, तो ये पटना में स्थापित किया गया था और ये दुनिया का सबसे बड़ा वाईफाई नेटवर्क स्थापित किया गया था। इसका कवरेज एरिया 20 किलोमीटर था। किस प्रोटोकॉल द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब में पहुंच सकते हैं? तो HTTP, HTTP इसका फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका प्रयोग WWW वर्ल्ड वाइड वेब द्वारा किया जाता है और इसका प्रयोग मैसेज को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजने के लिए किया जाता है। HTML का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, बी है। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था टिम बर्नर्स-ली ने। तो वर्ल्ड वाइड वेब WWW जो है WW है, इसका आविष्कार किया था टिम बर्नर्स-ली ने। ठीक है, ये WWW जो है हाइपर लिंक द्वारा आपस में जुड़े हुए सूचनाओं का एक विशाल समूह है जिसे इंटरनेट पर वेब ब्राउज़र की सहायता से प्राप्त किया जाता है। यह इंटरनेट पर उपलब्ध सबसे उपयोगी सेवा है। इंटरनेट पर कंप्यूटर की पहचान किस प्रकार निश्चित होती है? तो ये IP एड्रेस से होता है। निम्न में से किस टोपोलॉजी में सभी संजाल संधियाँ नेटवर्क नोड व्यक्तिगत रूप से एक केंद्रीय स्विच हब या कंप्यूटर से जुड़े होते हैं जो संदेशों पर पारित करने के लिए संचरण के एक केंद्रीय बिंदु के रूप में कार्य करते हैं? तो ये स्टार टोपोलॉजी। ठीक है, स्टार टोपोलॉजी। नेटवर्क प्रोटोकॉल जो होता है नियमों का एक स्थापित समूह है जो यह निर्धारित करता है कि एक ही संजाल, एक ही नेटवर्क में विभिन्न उपकरणों के बीच डेटा को किस प्रकार प्रसारित किया जाए। अनिवार्य रूप से यह संयोजित उपकरणों को आपस में संचरण करने देता है, भले ही उनकी आंतरिक प्रक्रियाओं, संरचना या अभिकल्प में कोई अंतर हो। तो ये होता है।
इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल TCP/IP होता है, ठीक है। HTML देख ही ले। TCP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP का इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। निम्न में से कौन सी निम्न पावर लोकल एरिया वायरलेस संचार तकनीक है? तो ये ईथरनेट है, ठीक है, ईथरनेट। इंटरनेट में प्रोसेस टू प्रोसेस संचार के लिए निम्न में से कौन सी प्रोटोकॉल प्रयोग होता है? तो ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल प्रयोग होता है। TCP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है लैन। जो है यहाँ पे लैन एक भौतिक स्थान जैसे भवन, कार्यालय या घर में एक स्थान जुड़े उपकरणों का एक संग्रह होता है, या छोटा या बड़ा हो सकता है, जिसमें एक उपयोगकर्ता के साथ एक गृह जाल होम नेटवर्क बना होता है। इसे लेकर एक कार्यालय या विद्यालय में हजारों उपयोगकर्ताओं और उपकरणों के साथ उद्यम जाल नेटवर्क हो सकता है। वेब विकास में मैसअप जो है एक प्रकार का वेब एप्लीकेशन है जो एकल चित्रात्मक अंतराफलक में प्रदर्शित एकल नवीन सेवा का सृजन करने के लिए बहुत सेवाओं को संयोजित करता है। क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग, रैंकिंग सब संबंधित है, तो खोजी सर्च इंजन से संबंधित है। निम्न में से किस क्लाउड आधारित संरचना में अनेक उपयोगकर्ताओं वाले किसी एकल संगठन द्वारा अनन्य उपयोग करने का प्रावधान है? यह किसी संगठन, तीसरे पक्ष या दोनों के संयोजन द्वारा स्वामित्व में रखा, प्रतिबंधित और संचालित किया जाता है। तो ये निजी क्लाउड की बात हो रही, निजी क्लाउड। क्रोम, सफारी और ओपेरा के बीच क्या है? तो ये सभी वेब विचरक, वेब ब्राउज़र हैं, ठीक है, वेब ब्राउज़र। ई कॉमर्स, ई लर्निंग, ई बैंकिंग, एम कॉमर्स आदि निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं हैं? तो ये सभी ई सेवाएं हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है, ई कॉमर्स। केविन सिस्ट्रॉम और माइक ग्रीगर निम्न में से किसके संस्थापक हैं? तो ये इंस्टाग्राम के हैं, ठीक है। तो इंस्टाग्राम आप लोग जानते ही होंगे, चलाते भी होंगे। तो केविन सिस्ट्रॉम और माइक ग्रीगर इसके संस्थापक हैं, ठीक है। व्हाट्सएप के देख लीजिए, जेन कुम, ब्रायन एक्टन है, और ट्विटर के जैक डॉर्सी, नो ग्लास, बीज स्टोन, युआन विलियम्स हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए, सर्वर एक ऐसा उपकरण है जो अन्य प्रोग्राम या उपकरणों के लिए कार्यात्मकता प्रदान करता है, जिन्हें क्लाइंट कहा जाता है। तो यहाँ सर्वर हो जाएगा। कंप्यूटर के संदर्भ में जिस तरीके से कोई विरोधी सिस्टम में प्रवेश कर सकता है और संभावित रूप से क्षति का कारण बन सकता है, इसे क्या कहते हैं? अटैक सरफेस या हमला सतह कहा जाता है, ठीक है। अटैक सरफेस कहा जाता है। और एक ऐसा व्यक्ति जो कि अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए अन्य दूसरे व्यक्तियों के कंप्यूटर और कंप्यूटर नेटवर्क से जानकारी गैर कानूनी तरीके से उन्हें हानि पहुंचाने के लिए प्राप्त करता है, तो ये हैकर कहलाता है। रे टॉमलिंसन को किसका श्रेय जाता है? तो सबसे पहला ईमेल भेजने का श्रेय इनको जाता है। निम्न में से कौन सा एक उपाय नहीं है जिससे एक वायरस आपके कंप्यूटर को संक्रमित कर सकता है? तो देखिए ये बी नहीं है। बाकी अन्य उपयोगकर्ताओं के साथ संगीत, संचिका या छवियां साझा करना, स्पैम ईमेल या ईमेल संलग्नक खोलना, निःशुल्क खेल, टूल बार्स, मीडिया प्लेयर और अन्य प्रणाली उपयोगिताओं को डाउनलोड करना। तो केवल बी नहीं है, बाकी ये सभी हैं ACD, जिससे वायरस से संक्रमित होने का खतरा होता है। ईमेल प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग में आता है? POP3। कंप्यूटर विज्ञान में ASP का विस्तारित रूप क्या है? तो ये हो जाएगा आवेदन सेवा प्रदाता या सक्रिय सेवक प्रेषक। एक्टिव सर्वर पेज होता है इसका, एक्टिव सर्वर पेज। यह एक माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी है जो इंटरनेट और वेब पेजों के बीच मध्यस्थता करता है। इसका सारा काम सर्वर पर ही होता है, ठीक है। तो ASP का होता है एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर भी है इसका मतलब, इसीलिए यहाँ पे दोनों है। अब आगे देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज निम्नलिखित में से किसमें विभिन्न कार्यों का निष्पादन शामिल है?
जैसे प्रक्रियाओं का निर्माण, प्रक्रियाओं का निर्धारण, गतिरोध का प्रबंधन, प्रक्रियाओं की समाप्ति। तो ये प्रोसेस मैनेजमेंट में हो जाएगा। स्प्रेडशीट में जटिल घटनाओं को सेट करने का एक आसान तरीका है फंक्शन। ठीक है, फंक्शन से किया जाता है। पावर पॉइंट में स्लाइड में हाइपरलिंक डालने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो Ctrl+K है, Ctrl+K। और Ctrl+H से फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन के लिए होता है। Ctrl+A जो होता है ऑल कंटेंट ऑफ पेज को सिलेक्ट करने के लिए। Ctrl+B जो होता है सेलेक्टेड कंटेंट को बोल्ड हाईलाइट करने के लिए। MS वर्ड में एक कैरेक्टर को आगे ले जाने के लिए किस कीबोर्ड का उपयोग करते हैं? तो ये राइट एरो का उपयोग किया जाता है आगे ले जाने के लिए। बुकमार्क का उपयोग MS वर्ड में किया जाता है तो भविष्य में उल्लेख के लिए, डॉक्यूमेंट में एक विशिष्ट स्थान या टेक्स्ट की पहचान करने के लिए। MS वर्ड, तो MS वर्ड बुकमार्क में बुकमार्क एक विशिष्ट शब्द, अनुभाग या स्थान होता है जिसे आप भविष्य के संदर्भ के लिए नाम देने, पहचानने के लिए उपयोग कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फॉर्मेट पेंटर को कई बार क्रमानुसार उपयोग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया करनी चाहिए? तो ये सी है, फॉर्मेट पेंटर आइकन पर डबल क्लिक करना चाहिए। एक्सेल 2016 में कॉलम जी और कॉलम एच के बीच 3 कॉलम डालने के लिए आप क्या करेंगे? तो कॉलम एच सेलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करके 3 बार इंसर्ट सेलेक्ट करेंगे। MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित किस विकल्प द्वारा विंडो को 2 भागों में बांटा जा सकता है? तो ये व्यू, विंडो और स्प्लिट में। व्यू, विंडो, स्प्लिट। ऑपरेटिंग सिस्टम सारी प्रक्रियाओं की सूचना कहाँ रखता है? प्रोसेस टेबल में रखता है। एक्सेल में डेटा का डिफ़ॉल्ट संरेखण है तो ये टेक्स्ट लेफ्ट अलाइंड और नंबर राइट अलाइंड है। ए है इसका आंसर। आपने अभी अभी विंडोज 7 कंप्यूटर में जो डिस्क संस्थापित की है उसमें नए खंड बनाने और डिस्क को संरूपित करने के लिए आप निम्न में से किस साधन का प्रयोग करेंगे? इसमें से बताना है किस साधन का प्रयोग करेंगे। तो डिस्क मैनेजमेंट, सी है, डिस्क मैनेजमेंट का प्रयोग करेंगे। किस प्रकार के फाइल का एक्सटेंशन .bat होता है? तो ये PC बैच फाइल का। कैलिस्टो, MT, एरियल और सेंचुरी विभिन्न प्रकार के क्या हैं? फॉन्ट हैं ये सभी। एरियल, कैलिबरी, कैलिस्टो, MT, सेंचुरी, ये सभी। निम्न में से कौन सा समूह MS एक्सेल के इंसर्ट टैब में मौजूद नहीं है? तो ये बी हो जाएगा। ई नहीं है, अनुच्छेद नहीं है, रेखांकन, लिंक, ये सभी प्रतीक है। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका उपयोग डेटा संग्रहित करने, व्यवस्थित करने और हेर फेर करने के लिए किया जाता है? तो ये एक्सेल है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कंप्यूटर फाइल को किस प्रकार नाम दिया गया है? .xls। माउस, डिस्प्ले, साउंड, नेटवर्क और कीबोर्ड की सेटिंग को माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के किस सेक्शन में बदला जाता है? कंट्रोल पैनल में। विंडोज़ 10 को पहले एक पूर्वावलोकन के रूप में निम्नलिखित में किस दिन जारी किया गया था? ये 1 अक्टूबर 2014 को जारी किया गया था। अब नेक्स्ट है MS ऑफिस के बारे में। तो विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल एक्सप्लोरर में फाइल या फोल्डर की खोज के लिए निम्न में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो ये F3 का उपयोग करते हैं। F3 का। F2 का चयनित आइटम का नाम बदलने के लिए। F4 का फाइल एक्सप्लोरर विंडो के खुलने पर एड्रेस बार प्रदर्शित करने के लिए। और F5 का एक्टिव विंडो को रिफ्रेश करने के लिए। MS वर्ड 2016 में डिफ़ॉल्ट रूप से ड्रॉप कैप लेटर या अक्षर की ऊंचाई कहाँ तक होती है? तो ये पैराग्राफ में 3 लाइन तक होती है। एब्सोल्यूट सेल, ये क्या है? रेफरेंस चुने तो ये है बी, इसका आंसर है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में गटर मार्जिन सेट करने के लिए निम्न स्थितियों में कौन सा गटर पोजीशन बॉक्स में उपलब्ध है? तो लेफ्ट एंड टॉप। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में निम्नलिखित सेल प्रारूपों में से कौन सा एक्सपोनेंशियल डेटा के लिए उपयोग किया जाना चाहिए? तो ये साइंटिफिक हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मर्ज एक्रॉस विकल्प इतना बड़ा है, देखिए, तो इसका बी है आंसर।
जब एक मल्टी रो रेंज सिलेक्ट किया जाता है तो यह कमांड प्रत्येक रो के लिए एक मल्टीपल मर्ज सेल निर्माण करता है। बी है इसका आंसर। एक्सेल शीट्स, वर्ड प्रोसेसर्स और वेब ब्राउज़र्स किस प्रकार के उदाहरण हैं? तो ये एप्लीकेशन प्रोग्राम है। ये सभी एक्सेल में सभी फार्मूला निम्न में के साथ शुरू होता है, तो ये बराबर का चिन्ह, ठीक है, बराबर के चिन्ह के साथ शुरू होता है। निम्न में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कौन सा व्यू टेक्स्ट दिखता है? जैसे यह हेडर और फूडर के बिना प्रिंटेड फॉर्मेट में दिखाई देता है, तो ये ड्रॉप्ड व्यू है, ड्रॉप्ड व्यू। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ऑटो फिल्टर विकल्प के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे देखिए ACD सही है, B नहीं है, ठीक है। यह ऑटो फिल्टर की विशेषता नहीं है, जो है देख लीजिए, किसी वर्कशीट में सूचना को फिल्टर करके आप इच्छित वैल्यू को जल्द प्राप्त कर सकते हैं। आप न केवल उसे नियंत्रित कर सकते हैं जो आप देखना चाहते हैं, बल्कि उसे भी जो आप नहीं देखना चाहते हैं। आप ऑटो फिल्टर विकल्प का प्रयोग करके टेक्स्ट और संख्याएं खोज सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल में क्लिपबोर्ड को सामग्री को पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? Ctrl+V का। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट के सेल्स में संख्याएं प्रविष्ट की जाती है तो वे पूर्व निर्धारित स्थिति बाय डिफ़ॉल्ट द्वारा दाईं ओर संरेखित होती हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप लेआउट मार्जिन का चयन करके पूर्व निर्धारित उपांत मार्जिन सेटिंग को कस्टमाइज कर सकते हैं या चुन सकते हैं। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में स्लाइड मास्टर में स्लाइड पर दिखाई देने वाले सभी सामग्रियों के लिए फॉर्मेटिंग, पोजीशनिंग और प्लेस होल्डर बॉक्स निहित होते हैं। MS पावर पॉइंट में फॉर्मेट पेंटर जो होता है आपको एक विषय से समस्त अनुरूप फॉर्मेटिंग को कॉपी करने और इसे दूसरे विषय में प्रयोग करने में सहायता करता है। जब आप ऑफिस 365 का प्रयोग कर रहे होते हैं तो आप सदैव माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रस्तुत किए गए सर्वाधिक अपडेटेड ऐप चला रहे होते हैं। यह नियमित अपडेट्स सुधारों को प्रकट करता है और अति महत्वपूर्ण रूप से नवीनतम विशिष्टताएं और टूल्स जैसे ही उपलब्ध होते हैं उसका उपागम करवाता है। ऑफिस 365 MS पावर पॉइंट में आप यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आपकी कंपनी का प्रतीक चिन्ह लोगो किसी प्रदत्त प्रस्तुतिकरण में सभी स्लाइड के ऊपरी दाएं कोने पर दिखाई दे। तो ऐसा करने के लिए आपको निम्नलिखित में से स्लाइड मास्टर का प्रयोग करना होगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट में सामग्रियों की तालिका प्रविष्ट करने के लिए आपको इंसर्ट मेनू टैब में जाना होगा। ये देख लीजिए, इसका आंसर C है। कौन सा पैराग्राफ फॉर्मेटिंग है? तो अलाइनमेंट, ठीक है। अलाइनमेंट पैराग्राफ फॉर्मेटिंग 3 चीज़ें अलाइनमेंट, स्पेसिंग, इंडेंट्स होती हैं। इसको आप लोग देख लीजिएगा। कंप्यूटर के टूल्स जैसे कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट निम्न में से किस कंपनी के प्रोडक्ट है? माइक्रोसॉफ्ट के ये सभी प्रोडक्ट है। MS ऑफिस के माइक्रोसॉफ्ट के हैं सारे। जब आप एक नई एक्सेल वर्कबुक खोलते हैं तो खोलते समय डिफ़ॉल्ट रूप से कितनी वर्कशीट होती है? 3 वर्कशीट होती है। कंप्यूटर कीबोर्ड में पेस्ट कमांड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट पेस्ट के लिए Ctrl+V होता है? और देख लीजिए, Ctrl+N है नई फाइल बनाने के लिए, Ctrl+O है चयनित फाइल को खोलने, S है Ctrl+S जो है फाइल को सुरक्षित करने से, Ctrl+P है प्रिंट करने से, Ctrl+C है चयनित फाइल, चित्र या टेक्स्ट की प्रतिलिपि कॉपी करने से है, Ctrl+V जो है ये सामग्री को प्रविष्ट बिंदु पर पेस्ट करने से है, Ctrl+Z अंतिम आदेश को विफल करने से है और Ctrl+E जो है टेक्स्ट या पैराग्राफ को दाएं तथा बाएं मार्जिन के बीच में रखने से है। विंडोज़ में लॉगिन करने के बाद दिखने वाले प्रमुख स्क्रीन एरिया को क्या कहा जाता है? तो ये डेस्कटॉप कहा जाता है, ठीक है, डेस्कटॉप।
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के संदर्भ में गटर मार्जिन नाम फीचर का निम्नलिखित में से किसके लिए उपयोग किया जाता है? बेहतर डॉक्यूमेंट बाइंडिंग के प्रबंधन के लिए उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी पटल जो है लघुपथ ये कीबोर्ड शॉर्टकट प्रणाली में स्टार्ट मेनू को दर्शाती है? तो ये कंट्रोल प्लस एस्केप जो होता है, इसको देख लीजिए। कंट्रोल जेड जो है किए गए कार्य को पहले जैसा करना, अल्ट प्लस स्पेस बार प्रोग्राम को विंडो मेनू खोलने के लिए, कंट्रोल एस्केप स्टार्ट मेनू खोलना, अल्ट प्लस इंटर चयनित विषय को प्रॉपर्टी खोलना, कंट्रोल सी कॉपी करना, कंट्रोल एक्स कट करना। विंडोज साउंड फाइल का एक्सटेंशन क्या है? तो ये .wav है। यदि आप अधिक रैम स्थापित करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज आधारित कंप्यूटर पर क्या असर होगा? तो यह तेज गति से काम करेगा। कंप्यूटर में एक दस्तावेज में पूरे पाठ का चयन करने के लिए किन कुंजियों का दबाया जाता है? कंट्रोल ए को। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? तो डी यहाँ सुमेलित नहीं है। MS वर्ड डॉक से संबंधित, MS एक्सेल XLS से, MS पेंट JPG से और MS पावर पॉइंट PPT से संबंधित है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। अब मिसलेनियस है। निम्न में से किसका मतलब रन टाइम पर संदेश संलग्न करना है? डायनेमिक बाइंडिंग का है मतलब। नेक्स्ट है हैंग आउट, एक संचार मंच है जो वीडियो कॉलिंग, वॉइस कॉलिंग, टेक्स्ट आधारित संदेशों को एक ही सेवा में जोड़ता है। तो यह डेवलप किया गया है गूगल के द्वारा। निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को देश की बाहरी वेबसाइटों तक पहुंचने, नेविगेट करने और खोज करने में सक्षम बनाता है? ब्राउज़र। ठीक है, ब्राउज़र। कंप्यूटर स्टार्टअप कौन सा प्रोग्राम निष्पादन करने के लिए कर्नेल को मुख्य मेमोरी में खोजता है और लोड करता है? बूटस्ट्रैप प्रोग्राम। कंप्यूटर में किसका नाम क्लास नाम के समान होना चाहिए? कंस्ट्रक्टर। निम्न में से किन रिसेंट ट्रेडर्स को प्रोसेसर, मेमोरी इत्यादि जैसे विभिन्न कंप्यूटिंग संसाधनों को सारांशन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो IT के खर्च को कम करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका है? तो ये डी है, वर्चुअलाइजेशन। डी। निम्न में से किसे ओवरलोड किया जा सकता है? तो ये फंक्शन को। किस प्रकार के मॉडेम्स में क्लॉक रिकवरी सर्किट होते हैं? तो ये सिंक्रोनस मॉडेम में। ए था। SRAM की विशेषता नहीं है, तो बी नहीं है। बाकी देख लीजिए, SRAM में प्रत्येक सेल फ्लिप फ्लॉप से बना होता है जो एक बिट स्टोर होता है। DRAM की तुलना में इसमें छोटी रीड राइट साइकिल होती है। SRAM का उपयोग विशेष अनुप्रयोगों में किया जाता है। SMTP का फुल फॉर्म है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। निम्न में से कौन सी साइट सोशल नेटवर्किंग के उदाहरण है? तो यहाँ पे लिंक्डइन, पिंटरेस्ट और इंस्टाग्राम। डी होगा आंसर। निम्न में कौन सा IO डिवाइस एक ब्लॉक डिवाइस है? तो टेप ड्राइव जो है। निष्पादन में प्रोग्राम को क्या नाम दिया जाता है? प्रोसेस नाम दिया जाता है। ईमेल के बारे में बताना है सही, तो यहाँ पे है यूजर नेम और डोमेन नेम जो होता है @ चिन्ह द्वारा अलग किया जाता है। ये सही है, केवल 1 ही सही है इसमें। अच्छा हाँ, 1 ही सही है। भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित ऐप स्टोर की पहचान करें जो विभिन्न डोमेन और सार्वजनिक सेवाओं की श्रेणियों में 965 से अधिक लाइव ऐप होस्ट करता है। तो ये मोबाइल सेवा ऐप स्टोर है। डेडलॉक क्या है? तो वह स्थिति जहां प्रत्येक प्रोसेस अवरुद्ध हो जाता है और रिसोर्स रिलीज करने के लिए दूसरे की प्रतीक्षा करता है। निम्न में से कौन सी कंपनी वीडियो ऐप टिकटॉक का स्वामित्व रखता है? तो बाइट डांस। सी है इसका आंसर। एक समान त्रुटि पता लगाने की कोड CRC का फुल फॉर्म क्या है? साइक्लिंग रेड्यूंडेंसी चेक। सी है। निम्न में किस भारतीय IT कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है? तो ये इन्फोसिस है। वाटसन कंप्यूटर निम्नलिखित में से किस कंपनी का प्रोडक्ट है? तो ये IBM का है।
नेता को हमेशा उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए नेतृत्व करना चाहिए। एक व्यक्ति की ईमानदारी, सम्मान, न्याय और दूसरों की मदद करना सभी नैतिक मूल्य हैं। निम्न में से कौन CRT का पूर्ण रूप है? कैथोड रे ट्यूब है। SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव इसका फुल फॉर्म होता है। आपकी कक्षा में आपके बगल में बैठा आपका एक अच्छा दोस्त अचानक बीमार पड़ जाता है, उसे तेज बुखार है और सांस लेने में दिक्कत आती है, तो आप क्या करेंगे? स्कूल के अधिकारियों को सूचित करते हैं ताकि तत्काल उपाय किए जा सके और आप उसे माता पिता को भी सूचित करेंगे। स्पष्ट संदेश भेजने के लिए महत्वपूर्ण क्रिया लिखना, बोलना, पढ़ना और शारीरिक हाव भाव जैसे कौशल, ये सब संप्रेषण कौशल कहलाते हैं। परीक्षा हॉल में प्रवेश करने से पहले आपके पीछे बैठने वाला आपका मित्र आपको ऐसे बैठने के लिए कहता है कि वह उन उत्तरों की नकल कर सके तो जो उसे नहीं आते हैं, तो आप क्या करेंगे? अपने दोस्त को विनम्रता से बताएंगे कि आप मदद नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको पकड़े जाने और दंडित होने का डर है। ठीक है। किसी संसाधक द्वारा प्रति सेकंड की जा सकने वाली संक्रियाओं की संख्या का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? इसे मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में व्यक्त किया जाता है, तो एक क्लॉक स्पीड के द्वारा। बैंकों में चेकों को संसाधित करने के लिए बैंक निम्नलिखित में से कौन सी निविष्टि तकनीक का प्रयोग करते हैं? तो ये MICR का प्रयोग करते हैं, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है। ये तो आगे देखते हैं। कंप्यूटर शब्दावली में PDF का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, और यह ई-बुक हेतु प्रचलित फॉर्मेट होता है। यह एडोब नामक सॉफ्टवेयर कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है। प्रथम मोबाइल ओपन एक्सचेंज जोन का उद्घाटन कहाँ किया गया था? ये नोएडा में। ये करंट के क्वेश्चन थे। निम्न में किस राज्य में विशेष रूप से सरकारी कर्मचारियों के वृद्ध माता पिता की जिम्मेदारी पर ध्यान देने के लिए प्रणाम नामक एक आयोग की शुरुआत की है? तो ये असम में। ये देखिए करंट के क्वेश्चन थे। सर्वप्रथम ट्विटर सेवा योजना आरंभ किया था? ये उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में वीडियो में पूछा गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने, ये भी करंट के क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है। चलिए, सुरक्षा सेवाओं और जैसे गोपनीयता, डेटा अखंडता, इकाई प्रमाणीकरण और डेटा मूल प्रमाणीकरण प्रदान करने के लिए गणितीय तकनीकों का उपयोग, ये क्या कहलाता है? तो क्रिप्टोग्राफी ये कहलाता है। कैथोड रे ट्यूब कंप्यूटर मॉनिटर से चुंबकत्व को हटाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रक्रिया को डिगॉस कहा जाता है। ठीक है। वर्ष 2000 में शुरू होने वाली तिथियों के लिए कैलेंडर डेटा के स्वरूपन और संग्रहण से संबंधित कंप्यूटर बग की श्रेणी क्या है? Y2K। कौन सा डिजिटल लेजर है जिसमें क्रिप्टो करेंसी में किए गए लेन देन काल अनुक्रम रूप से और सार्वजनिक रूप से दर्ज किए जाते हैं? तो ये ब्लॉकचेन है। भारत में प्रथम मोबाइल सेवा प्रारंभ की गई थी मोदी टेलस्ट्रा द्वारा। एक कुकी उपयोगकर्ता की वेब गतिविधियों के बारे में सभी जानकारी संग्रहित करता है। कुकी इनमें से क्या कंप्यूटर प्रणाली संबंधित नहीं है? तो EPF नहीं है। PPP, FTP, PPP पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये सभी कंप्यूटर प्रणाली से संबंधित है। ISDN एक दूरसंचार प्रौद्योगिकी है जहां ध्वनि, वीडियो एवं डाटा साथ साथ संचारित होते हैं। तो ये होगा इसका आंसर। ISDN इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क इसको कहते हैं। अग्नि दुर्घटना में क्या अधिक तपिश पैदा करता है? तो ये पॉलीमर होता है। तो ये आपका कंप्यूटर संबंधित सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए।